राजनीति के पुरोधा वीरभद्र सिंह लंबी बीमारी के बाद दुनिया को कहा अलविदा। 98 वर्ष की उम्र में ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन। हिमाचल को बड़ी सौगात, अनुराग बने कैबिनेट मंत्री। और मंडी लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी करेगी चुनावी आगाज। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। मेरी शक्ति धनबल नहीं, प्रदेश की जनता है, आप सभी हैं। ऐसी बात कहने के लिए जिस गहरे भाव की आवश्यकता होती है वो केवल हिमाचल प्रदेश में 30 साल मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह में ही थी। उनकी धड़कनें आखिरी सांस तक लोगों के लिए धड़कती रही। आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में उनको लोग याद करते हैं। 8 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त में वीरभद्र सिंह दुनिया को अलविदा कह गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वो 87 साल के थे। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सोमवार को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उन्हें आईजीएमसी के क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती किया गया था। वीरभद्र सिंह को सांस लेने में तकलीफ के बाद बुधवार को कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों की निगरानी में वेंटिलेटर पर रखा गया था। उन्हें पहले अप्रैल महीने में कोरोना वायरस का संक्रमण भी हुआ था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 13 अप्रैल को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ दिनों में ठीक होने के बाद उन्हें 30 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन 11 जून को वो फिर से कोरोना संक्रमित हो गए। इस संक्रमण से वो फिर ठीक हो गए थे। इस बीच हाल ही में उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा साहब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजा साहब का नाम रहेगा। 23 जून 1934 को जन्मे दिग्गज कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह राज्य में 6 बार मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने पर्यटन और नागरिक उड्डयन के केंद्रीय उपमंत्री, उद्योग राज्य मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री और केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में भी काम किया था। वो दिसंबर 2017 में सोलन जिले के अर्की विधानसभा क्षेत्र से 13वीं विधानसभा के लिए फिर से चुने गए थे। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी राजनेता है। प्रतिभा पूर्व सांसद है, जबकि विक्रमादित्य शिमला ग्रामीण से विधायक है। उनके पार्थिव शरीर को पहले हॉली लॉज में रखा गया है। कल रिज और फिर पार्टी कार्यालय राजीव भवन में भी दर्शनार्थ रखा जाएगा। परसों रामपुर में उनका अंतिम संस्कार होगा। वीरभद्र सिंह हिमाचल की जनता की नब्ज को पहचानने और राजनीति में सारे दांव पेच के माहिर माने जाते रहे हैं। आम लोगों से उनका जुड़ाव ही उनकी ताकत रही। द रीव टाइम्स की भावभीनी श्रद्धांजलि। इससे पूर्व पिछले कल सिने प्रेमियों के लिए एक और दुखद खबर उस समय आई जब हिंदी फिल्मों के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार ने दुनिया से अलविदा कह दिया। बेहतरीन अदाकारी और उर्दू भाषा पर अपनी पकड़ के लिए वो दुनिया भर में मशहूर रहे हैं। नायाब फिल्मों और ट्रेजेडी किंग के नाम से उनके फैन हमेशा उन्हें याद करते रहे हैं। सब लोग छोड़िए, ओनली पुलिस, ओनली पुलिस। अपने भी ले लो, जरा नीचे से बाहर आइए। चला चला गाड़ी करो। दिलीप कुमार उर्फ मोहम्मद यूसुफ खान भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता रहे हैं। दिलीप कुमार को अपने दौर का बेहतरीन अभिनेता माना जाता है। त्रासद भूमिकाओं के लिए मशहूर होने के कारण उन्हें ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था।
दिलीप कुमार को भारतीय फिल्मों में यादगार अभिनय करने के लिए फिल्मों का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनके पिता का नाम लाला गुलाम सरवर था, जो फल बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। विभाजन के दौरान उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उनका शुरुआती जीवन तंगहाली में ही गुजरा। पिता के व्यापार में घाटा होने के कारण वो पुणे की एक कैंटीन में काम करने लगे थे। बस यहीं देविका रानी की पहली नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने दिलीप कुमार को अभिनेता बना दिया। देविका रानी ने ही यूसुफ खान की जगह उनका नया नाम दिलीप कुमार रखा। 25 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर 1 अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए थे। दिलीप कुमार की शादी अभिनेत्री सायरा बानो से वर्ष 1966 में हुई। विवाह के समय दिलीप कुमार 44 वर्ष और सायरा बानो की 22 वर्ष की उम्र थी। 1980 में कुछ समय के लिए उन्होंने आसमान से दूसरी शादी भी की थी। दिलीप कुमार को सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी इस तकलीफ के चलते 98 साल की इस उम्र में निधन हो गया। अनुराग ठाकुर अब तक हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बने हैं। महज 47 साल की उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल कर अपना स्थान तो ऊंचा किया ही, देवभूमि का भी कद बढ़ाया है। अनुराग ठाकुर 2 मंत्रालय एक साथ संभालेंगे। अनुराग ठाकुर को युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। ये पहली बार है जब प्रदेश में किसी नेता को केंद्रीय सरकार में इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। यहाँ से अभी तक वीरभद्र सिंह, शांता कुमार, आनंद शर्मा और जगत प्रकाश नड्डा ही कैबिनेट मंत्री रहे हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग का बुधवार को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में 15वां नाम था। ये सूची बाहर आई तो ये पहेलियां बुझाई जाती रही कि वो कैबिनेट मंत्री बनेंगे या राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार पाएंगे। फिर उन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली तो पूरे प्रदेश के लिए ये बड़ी बात बन गई। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पंकज चौधरी, बैठने का क्रम अलग हो गया।
अनुराग ठाकुर प्रदेश में सरकार और संगठन के कार्यों में लगातार हिस्सा लेते रहे हैं। अब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जाहिर सी बात है कि वो यहाँ विकास कार्यों और संगठन की सियासत पर भी अधिक दखल रख सकेंगे। अनुराग की इस नियुक्ति को अगले साल प्रस्तावित हिमाचल विधानसभा के चुनाव को लक्षित कर भी देखा जा रहा है। मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में। सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊँ। यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर की जुगलबंदी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में अनुराग ठाकुर शौक रखते हैं और गाहे बगाहे इस बात का संकेत भी देते हैं। इधर प्रदेश में जयराम ठाकुर अपने बलबूते संगठन को जयराम नेतृत्व में ही आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा, इस उद्घोष के साथ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी चुनावी आगाज कर मंडी से उपचुनाव में जीत को सुनिश्चित बनाएगी और लोक नीति के सिद्धांतों के साथ लोगों के बीच में जाएगी। पार्टी ने द रीप टाइम्स को बताया कि लोग 2 दलों की मनमानी और जनहित के मुद्दों से भटकाव के कारण अब नया विकल्प चुनने के लिए तैयार है, जहां लोग शासन करें न कि सत्ता लोगों को चलाए। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने दिल्ली से आगाज करने के बाद अब हिमाचल में भी पार्टी को लॉन्च कर चुनावी शंखनाद कर दिया है। देखिए, जहां तक पार्टी की बात है तो राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का आगाज 14 मार्च 2021 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हो गया था और हिमाचल के लिए पार्टी ने तय किया है कि हिमाचल के उपचुनाव मंडी लोकसभा का लड़ेगी और तरजीह होगी कि उसके लिए आधी आबादी महिला या कोई युवा आगे आए, ताकि हम देश को ये एक मैसेज दे पाए कि देश के युवा और महिलाएं पूरी तरह से भारतीय राजनीति के प्रति परिपक्व है। पार्टी प्रवक्ता ने रीप टाइम्स को बताया कि हिमाचल प्रदेश में लोग अब 2 दलों की सत्ता से ऊब चुके हैं और चहेतों की राजनीति के कारण लोग विकल्प की तलाश में है। बढ़ती महंगाई, व्यवस्था की नाकामी और लचर शासन व्यवस्था ने लोगों का दोनों दलों से मोह भंग कर दिया है। लोगों की बात कोई नहीं सुन रहा है और ना ही लोगों की बात की जा रही है। ऐसे में प्रदेश को राजनीति से नहीं लोक नीति से चलाने की आवश्यकता रहेगी, जहां लोग स्वयं तय करें कि प्रदेश को किस दिशा में लेकर आगे बढ़ना है और उसमें आम जन के लिए सरकार किस प्रकार सहयोगी साबित हो सकती है। देखिए, आज तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, देश को भी प्रदेश को भी। आपको बता दूं कि अभी देश या प्रदेश में जो भी पार्टी है, या वो व्यक्ति की पार्टी है या परिवार की पार्टी है। इसके विपरीत जहां तक राष्ट्रीय लोक नीति की बात है तो ये जनता की और मैं कहूं कि संस्कार, संस्कृति और देश की पार्टी है, किसी परिवार या व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। इस सोच का आगाज मंडी उपचुनाव के साथ होगा। इसके बाद 2022 में प्रदेश की सभी सीटों पर पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े कर सरकार बनाने के लिए लोगों के बीच जाएगी। देखिए, जहां तक चेहरे की बात है तो मैं आपको साफ कह दूं कि लोक नीति पार्टी ने ये तय किया है कि वो पब्लिक ओपिनियन से ही पार्टी अपने कैंडिडेट को तय करेगी और साथ में ही जन घोषणा पत्र भी लाएगी जो आम आदमी लेकर के आएंगे। तो हमने तय किया है कि हमारा जो प्रत्याशी होगा वो भी जन प्रत्याशी होगा और जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो भी जन घोषणा पत्र होगा। प्रदेश में अब तक हालांकि तीसरा विकल्प नहीं पनप सका है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी का हिमाचल की सत्ता में आना कितना संभव हो पाएगा, यह भी भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल वीरभद्र सिंह के कारण हुई रिक्तता से कांग्रेस किस मुहाने पर खड़ी होती है और कौन सत्ता में आमजन को आकर्षित कर पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने
के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।